आपको बताने वाला हूं आपकी अकाउंटेंसी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी कि कैसे आप अकाउंटेंसी को पढ़ सकते हैं क्लास 11th में और क्या इसका सिलेबस है, कैसे आपको सिलेबस समझना होगा ताकि आप एक बढ़िया स्कोर ला सके अपने क्लास 11th एग्जाम्स में। एक इंपॉर्टेंट चीज प्लीज समझिएगा, अकाउंटेंसी आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, आपने कभी इससे रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा अकाउंटेंसी होता क्या है, साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है और कैसे आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो क्लास 11th एग्जाम में अकाउंटेंसी में। पहले तो आप ये समझिए अकाउंटेंसी होता क्या है। तो अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं बेटा, अकाउंटेंसी को आप लेखांकन बोलते हो हिंदी में। अब लेखांकन या अकाउंटेंसी टर्म का मतलब क्या अपने आप में, तो आप मान लीजिए आप एक बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। अब बिजनेस में क्या है, डेली बहुत ज्यादा पैसे का लेन देन होता है, राइट। तो बिजनेस में पैसे का जो लेन देन हो रहा है उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। तो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हो रही है उसको रिकॉर्ड करते हैं और एक प्रेजेंटेबल तरीके से हम उसे दिखाते हैं ताकि हमें समझ में आ सके कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ या फिर अगर नुकसान हुआ तो कितना नुकसान हुआ। समझे बात को आप। तो अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी आपकी एक आर्ट एज वेल एज साइंस है, आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक तरीके से दिखाने की, ताकि आप ये समझ सके कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कितना आया। बिल्कुल देसी भाषा में अगर आपको मैं ये बताऊं, तो अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करता हूं तो क्लास 11th में सीबीएसई के हिसाब से अकाउंटेंसी को दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। समझिएगा, तो हमारे पास सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11th है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, दो पार्ट्स में आपके सिलेबस को डिवाइड करा है किसने, सीबीएसई ने, ठीक है। और आपके पास एक प्रोजेक्ट वर्क भी होगा 20 मार्क्स का। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे पार्ट्स होंगे, तो आपका पूरा सिलेबस यहां पर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, ठीक है। अब इसकी वेटेज देख लेते हैं। तो अगर मैं वेटेज की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 आपका एक पार्ट होगा, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 एक पार्ट हो गया और प्रोजेक्ट वर्क भी होगा। और इन तीनों की अगर मैं कलेक्टिव वेटेज की बात करूं तो आपके पास होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 56 मार्क्स का, जो आप टर्म 1 तक लगभग निपटा दोगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 सिर्फ और सिर्फ आपका 24 मार्क्स का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर फाइनली आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा 20 मार्क्स का, जहां पे आप एक प्रोजेक्ट फाइल बना रहे होगे एक पर्टिकुलर केस स्टडी के ऊपर, ठीक है। वो आपकी टीचर्स आपके स्कूल की गाइड करेगी, नहीं तो मैं भी आपको गाइड कर दूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। समझे जी। अब यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं अकाउंटेंसी का सिलेबस 2026-2027 एग्जाम के लिए जो रेलेवेंट है। तो कोई एक चीज याद रखना, हर स्कूल अपनी स्पीड से चलता है और अपने हिसाब से अकाउंटेंसी का सिलेबस करवाता है। कुछ स्कूल्स में टर्म 1 जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसमें 10 चैप्टर्स आएंगे, कुछ स्कूल में 16 चैप्टर्स आ रहे होंगे, कुछ स्कूल में 15 चैप्टर्स आ रहे होंगे। तो ये डिपेंड करता है। देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी, तो अकाउंटेंसी के अगर मैं पूरे इतने बड़े वास्ट सिलेबस को पार्ट्स में बांटूं तो कुछ 19 चैप्टर्स बनते हैं। मैं एनसीईआरटी के काउंट के हिसाब से नहीं बता रहा, मैं दूसरी बुक्स टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल के हिसाब से बताऊं तो आपको कुछ लगभग 19 चैप्टर्स बैठते हैं। अब उन 19 चैप्टर्स के अंदर क्या क्या डिटेल है वो मैं आपको अभी बताता हूं। फिर इवेंचुअली आप हमारे कॉमर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपकी हेल्प करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बताता है आपका पहला चैप्टर, बहुत सारे टॉपिक्स है, थ्योरी चैप्टर है आपका। फिर आता है आपके पास बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कि आपकी कौन कौन सी टर्म है जो अकाउंट्स में आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्लास 11th में, क्लास 12th में, और लेट से अगर आप कल को कॉमर्स आगे और पढ़ते हो बीकॉम लेवल पे है या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर, तब आपको जो टर्म्स पता होनी चाहिए। ये दो आपके पहले चैप्टर्स आपकी फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके लिए, ठीक है। चैप्टर 2 तो खास कर क्योंकि आपको बहुत सारी टर्म्स यहां पे पता लगी, जैसे असेट्स क्या होते हैं आपके, लायबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, ये सब आप चैप्टर नंबर 2 में देखते हो। फिर चैप्टर नंबर 3 की बात करूं तो अकाउंटिंग में आपके थ्योरी बेस होते हैं, मतलब एक बेस होता है जिसके बेसिस पे आपका पूरा अकाउंट्स बिल्ड हुआ है। वो जो बेस है थ्योरी बेस, उसमें हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें वन बाय वन पढ़ने होंगे। उसकी टेंशन मत लेना, आपकी क्लासेस यहां पर कॉमर्स अड्डा चैनल पर आपको मिल जाएगी, मैं आपको पढ़ाऊंगा और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है हमारे पास, दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। बहुत सिंपल चैप्टर और टेक्निकली टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके साथ, यहां से आपका प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 से। क्लियर है जी सबको। अब आगे सुनिएगा बात। तो हमारे पास फिर आता है चैप्टर नंबर 5, यहां पर आपका प्रैक्टिकल पार्ट नेक्स्ट स्टेप लेता है, यहां से आपका फुल फ्लेजेड अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होता है। ये क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें आप
बेसिकली अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन सीख रहे हो डुअल कॉन्सेप्ट का। एक चीज आप पढ़ोगे डुअल कॉन्सेप्ट, जब उसे मैथमेटिकली लिखकर दिखाएं तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है उससे। फिर आप वाउचर्स चैप्टर पढ़ोगे, ये थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स है आपका। यहाँ पे अलग अलग टाइप के वाउचर्स होते हैं जो आपको समझने होंगे। फिर ये आपके वाउचर्स हेल्प करते हैं आपको जर्नल एंट्रीज करने में। जर्नल एंट्रीज क्या होता है अभी समझेंगे, थोड़ा सा आइडिया दूंगा, बाकी तो उसकी आपकी क्लासेस अलग से लगेंगी, ठीक है ना। सुनिए, तो आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 7 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और मैं बोलता हूं अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपको रूल समझ में नहीं आया ना बेटा, क्या चीज डेबिट होती है, क्या चीज क्रेडिट होती है, अच्छा डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो ये समझ लो, आप पूरी 11th में रहोगे, पूरी 12th में रहोगे, और अगर जिंदगी में कभी और अकाउंटेंसी पढ़ी तो तब रहोगे। तो ये चैप्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 7 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपकी बुक में और किसी नाम से या और किसी नंबर से भी हो सकता है, पर रूल्स यहां पर डिस्कस किया जाता है। दो टाइप के रूल्स होते हैं हमारे पास, ट्रेडिशनल मेथड के रूल्स और मॉडर्न मेथड के रूल्स। क्लियर है सबको। फिर आता है आपके पास जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज आपको समझना है क्योंकि क्लास 12th में आप जर्नल एंट्रीज बहुत ज्यादा कर रहे होगे, 11th में भी कर रहे होगे, लेकिन 12th में तो बहुत ज्यादा कर रहे होगे। और देख लेना अपने सीनियर से जाके पूछना, वो बताएंगे आपको कि उनको कितनी दिक्कत आती है क्लास 12th में जर्नल एंट्रीज पास करने में अलग अलग चैप्टर्स में। तो आपका क्लास 11th में बेस जर्नल एंट्रीज का बहुत सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर हमारे पास क्या है, लेजर की अगर हम बात करें तो लेजर आपका एक अकाउंट होता है जिसमें आप जर्नल से एंट्रीज पोस्ट करते हो, एंट्रीज यहां पर डालते हो। हर इंसान का अलग अकाउंट बनता है, हर एक टाइप का अलग अकाउंट बनता है। कैश का अलग बनेगा, असेट का अलग बनेगा। असेट क्या होते हैं, आपकी संपत्ति होती है। ये चीजें अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रही, डरावनी लग रही है, ये वर्ड्स न्यू न्यू, तो डरने की जरूरत नहीं है, ये सब्जेक्ट ही आपके लिए न्यू है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, बस भरोसा रखिए अपने आप पर, अपने टीचर पर, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद है हमारे पास स्पेशल पर्पस बुक्स। अब ये जो चैप्टर है ना, टेक्निकली एक चैप्टर होना चाहिए था, लेकिन इसे है ना बुक्स में दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले तो यहाँ पे हम कैश बुक की बात करते हैं। कैश बुक क्या होता है, जनरली वो कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, कैश एज वेल एज बैंक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। और फिर स्पेशल बुक्स में आपके पास और बुक्स आती हैं, अदर बुक्स करके एक चैप्टर होता है जिसमें आप सेल्स बुक बना रहे हो, सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए, परचेज रिटर्न बुक बना रहे हो, परचेजेस जो आपने करी है बिजनेस में उसे वापस करने की एक बुक है, सेल्स रिटर्न बुक जो आपने सेल करी है कल को कस्टमर वापस दे जाए तो उसकी एक बुक, जर्नल प्रॉपर एक अलग चीज होती है, बाद में बात करेंगे, और परचेज बुक जो भी आप परचेज कर रहे हो उसे रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और अपने भैया दीदी से पूछ लेना कितनी दिक्कत आती है उन्हें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर में, बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है। क्योंकि हम यहां पर यह देखते हैं कि हमारे जो बैंक से एक बुक मिलती है जिसे बोलते हैं पासबुक, जिसके अंदर मम्मी पापा आप देखते होंगे बैलेंसेस, और एक जो आप कैश बुक अभी देखी थी ना हमने पिछले चैप्टर में जो बनाते हैं, उसके जो बैलेंसेस में डिफरेंस है वो कैसे मैच करे। अभी समझ में आया तो ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि आगे जाके आपको और डिटेल में समझ में आएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं हम डेप्रिसिएशन। एक चैप्टर होता है आपका डेप्रिसिएशन। जैसे क्या होता है, कोई भी चीज आप इस्तेमाल करते हो ओवर द टाइम उसकी वैल्यू कम होती है ना यूज की वजह से, तो इस चैप्टर में हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। डेप्रिसिएशन वही चीज होती है जो अभी आपको मैंने समझाई। उसके बाद मैं बात करता हूं ट्रायल बैलेंस, एक स्टेटमेंट होती है आपकी। फिर आपके पास क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, की कोई गलती हो गई अकाउंट्स में तो उसे सुधारे कैसे, उसका चैप्टर, मतलब गलती करने की गुंजाइश अकाउंटेंसी आपको देता है, उसे सुधारने का भी तरीका आपको अकाउंटेंसी सिखा देता है, ठीक है। फिर आता है आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपने सुना होगा कि भाई 18% जीएसटी लग रहा है, 9% जीएसटी लग रहा है, 20% जीएसटी लग रहा है, मतलब अलग अलग परसेंटेजेस आपके जीएसटी के लग रहे हैं। उन परसेंटेजेस की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है और उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो समझेंगे हम इस चैप्टर में। फिर आपका यहां से देखो, इस वाले पार्ट से, चैप्टर नंबर 17 से, यहां से आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 शुरू होती है। 24 मार्क्स वाले टॉपिक्स, 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप हम बनाएंगे यहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। वो होती क्या है जब चैप्टर आएगा तब देख लेंगे, यूजुअली ये सेकंड टर्म में कराया जाता है। फिर आपके पास आता है एडजस्टमेंट, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी चैप्टर पिछले में बनाई ना, उसमें कुछ हमें चेंजेस करने होंगे, अलग अलग चीजों में इतनी सारी चीजें हमें सीखनी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो कैसे है जब यह हम चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और फाइनली आपके पास आता है फिर अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की, अगर आपके रिकॉर्ड इनकम्प्लीट हो उस केस में अकाउंटिंग कैसे करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम भी है, कुछ लोग इस चैप्टर को बोलते हैं। समझ में आया सबको। तो ये आपके 19 चैप्टर्स का सिलेबस था, आपके सामने है।
अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में मुझे टाइप कर देना पीडीएफ, और आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करने का कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब आगे चलते हैं। देखिए, ये तो आपने सिलेबस समझा, अब एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो भी समझ लो। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपके पास एमसीक्यूज हो सकते हैं 1 मार्क ईच का, फिर आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं 3 मार्क्स ईच, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मतलब आपको कैलकुलेशन करके दिखानी होगी या लिख के दिखाना होगा। फिर आपके पास 4 मार्क्स ईच का क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप हो सकते हैं, और फाइनली आपके पास 6 मार्क्स ईच के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अकाउंटेंसी के पेपर में कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, प्लीज इस चीज को दिमाग में रखिएगा, कोई कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है अकाउंट्स पे। अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हो प्रैक्टिस करते वक्त तो याद रखना आप फेल होने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको पेपर में कैलकुलेशन करने में। कोई कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूं स्ट्रैटेजी। तो देखो, मैं स्ट्रैटेजी में आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं जो आपको करनी है, और वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं जो आपको नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा। तो पहले तो बात करते हैं डूज, क्या क्या आपको करना है। तो आप यहां पे एक वर्ड याद रख सकते हो, कैप, CAP, कैप, टोपी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो मैं आपको टोपी नहीं पहना रहा, टेंशन मत लो। कैप टर्म, C फॉर कॉन्सेप्ट्स, A फॉर एनालिसिस एंड P फॉर प्रैक्टिस। कैप याद रखिए, कॉन्सेप्ट्स, एनालिसिस और प्रैक्टिस। पहले आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेंगे? अपने दीदी भैया से स्कूल में आप ले सकते हैं, कोई भी स्कूल हो आपका, दीदी भैया के पास पिछले साल के पेपर्स होंगे, वो सॉल्व करिएगा। उससे अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करिए कि अच्छा आपने कितना इंप्रूव करा, क्या क्या चीजें आप ठीक कर रहे हो, क्या क्या चीजें आप खराब कर रहे हो। ठीक है, फिर फाइनली आपको जो चीजें आपने खराब करी उनकी और प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए आप क्या आपको याद रखिए, क्या चीजें अब आपको नहीं करनी, डोंट्स, वो भी बता देता हूं। तो डोंट्स में सबसे पहला जो अभी आपको मैंने बात बताई थी, कैलकुलेटर आपको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करो तो आप बहुत बड़ी परेशानी में आ जाओगे, क्योंकि 11th में तो बैंड बचेगा ही, 12th में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके ना तो 11th में ना 12th में, इनफैक्ट CUET एग्जाम में भी कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं होता। CUET एग्जाम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए होता है, ठीक है ना। तो कहीं पे भी आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, प्लीज कैलकुलेटर इस्तेमाल मत करिएगा। दूसरी चीज आपको क्या अवॉइड करनी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को अवॉइड नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में करेंगे, नहीं, ये आपको नहीं करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत बड़ी परेशानी में आ जाओगे, क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी आपकी कलम चलेगी, जितना आपका पेन चलेगा, उतने अच्छे से आप यहां पर परफॉर्म कर पाओगे। आपके दिमाग में चीजें, कॉन्सेप्ट्स तो बैठ जाएंगे, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है, वो याद रखना है कि आपको अवॉइड नहीं करना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से? जिसमें आपको लिख के क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर देना है। तो इन क्वेश्चंस को कभी भी अवॉइड मत करना। अगर आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अवॉइड करे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप पेपर में जितना ही कॉन्सेप्ट आता हो आप लिख नहीं पाओगे, और टाइम पर पेपर आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अकाउंटेंसी के पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपका टाइम पर एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि पेपर इतना बड़ा होता है। किसी से भी पूछ लेना अपने सीनियर से कि अकाउंटेंसी के पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, और सच बता रहा हूं मैं, जब पेपर कंप्लीट नहीं होता ना टाइम पे, आता जाता पेपर, तो बहुत दुख होता है। तो उस दुख को अवॉइड करने के लिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने हैं, कोई लिमिट नहीं है। जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है जी। और फाइनली आपको क्या याद रखना है कि आपको म्यूजिक नहीं सुनना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। कुछ बच्चे आपको ऐसे गाइड करेंगे, मैं तो गाने सुन के पढ़ता हूं भाई, गाने सुन के अकाउंट्स के क्वेश्चन करता हूं। आपको वो नहीं करना, आपको फोकस करना अपने प्रिपरेशन पर, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, और ये गाने सुनते हुए नहीं होगी। प्लीज ध्यान रखिएगा, गाने सुनते हुए करोगे तो एक दो क्वेश्चन तो हो जाएगा, जहां पर टेक्निकल क्वेश्चन आया वहां पे आप फंस जाओगे और आगे आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज याद रखिएगा कि गाने सुनते हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। तो आपको मैंने स्ट्रैटेजी बताई, क्या क्या आपको क्या करना है, क्या क्या आपको नहीं करना, क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, अब फाइनली आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मैं ऋषभ अग्रवाल, आपका अपना पर्सनल अकाउंटेंसी मेंटर, आपके लिए हमेशा हाजिर हूं। रीच आउट कैसे करोगे? या तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर रीच आउट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर,
तो टेलीग्राम के लिए आप क्या कर सकते हो, @ऋषभ_sir_अड्डा 24/7 टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो। ईमेल करना है तो rishabh_agarwal@adda24/7 आप सर्च करके मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली आप QR कोड स्कैन कर सकते हो टेलीग्राम का, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि सर और वीडियोस बना दीजिए, टॉपिक भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना।